नमस्कार, देश के नंबर 1 शो यानी देश हित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। देश हित यानी वो खबरें जिनमें आपका हित और इस देश का हित। बिल्कुल, खबर के पीछे का हित बताएगा सिर्फ जी न्यूज का शो देश हित। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ यानी 20 बड़ी खबरों के साथ। भारत में कोरोना संक्रमण पर दिखा लॉकडाउन का असर, संक्रमण की रफ्तार में 40% की गिरावट। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 के करीब। अब तक 452 लोगों की मौत, करीब 1800 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज, 32 लोगों की गई जान। एक दिन में 252 लोग हुए ठीक। एलओसी दौरे पर गए सेना प्रमुख का पाकिस्तान पर प्रहार, कहा कोरोना से जंग में भारत कर रहा है दुनिया की मदद, पाकिस्तान भेज रहा है आतंकवादी। कोरोना मामले में तबलीगी जमात पर ट्वीट विवाद में रसला, बबीता फोगाट का पलटवार, कहा जायरा वसीम नहीं हूं जो धमकियों से डर जाऊंगी। यूपी में तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी लोगों पर बड़ी कार्रवाई, अब तक 45 एफआईआर दर्ज, 259 के पासपोर्ट जब्त। बिहार के नालंदा में मरकज से लौटे जमाती से 9 लोग हुए संक्रमित, मार्च में इकट्ठा हुए थे करीब 600 जमाती। जी न्यूज का ऑपरेशन वायरस का बड़ा असर, जाकिर नगर थाने में जारी है गुलाम सरवर से पूछताछ, जमातियों को छिपाने का हितावा। राजस्थान के चौक में पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला, 6 पुलिस वाले घायल, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने से थे खफा। लॉकडाउन में दिल्ली के स्कूली बच्चों से 1 महीने से ज्यादा की ट्यूशन फीस नहीं मांग सकते। डिप्टी सीएम ने ऐलान कर दिया है, स्कूलों को टीचर स्टाफ को भी देनी होगी सैलरी। दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट, देवली एक्सटेंशन के पास अंबेडकर नगर में लॉकडाउन का उल्लंघन, 1 किलोमीटर के दायरे में राशन के लिए जुटी थी। दिल्ली में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में अब तक 195 केस दर्ज, 3500 से ज्यादा हिरासत में, करीब 400 गाड़ियां जब्त। कोरोना से बदहाल अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए रिजर्व बैंक ने किए कई बड़े ऐलान, रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा, अब तक 3205 कोरोना पॉजिटिव, 194 लोगों की मौत। पंजाब के होशियारपुर में वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से खेत में उतरा हेलीकॉप्टर। जागिए नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देश हित में आज हम आपसे ये अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, बेहद खतरनाक साजिश। पहली बड़ी साजिश सीमा पार से रची जा रही है। यह है कोरोना संक्रमित आतंकियों की घुसपैठ वाली साजिश। कोरोना वायरस कोशिश यमन यम बीमार हुए इंशाल्लाह फरीम सही सांच हम कशीर करने की कोशिश जल्दी घबरा सोनता में हिमोचना तो इन खातिर कहीं इंतजाम थोड़ा है। पाकिस्तान की कोरोना वाली आतंकी साजिश का ये जीता जागता सबूत है, जिसकी पूरी कुंडली हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान के हुक्मरान आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की इस नसीहत को ध्यान से सुन लें और ये समझ लें कि उनकी साजिश बेनकाब हो चुकी है। We are busy not only helping our own citizens, but the rest of the world by sending out medical teams and even exporting medicines. On the other hand, Pakistan is only exporting terror. और भारत के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी साजिश हमारी जमीन से ही हो रही है। साजिश हिंसा वाली। जब डॉक्टर्स की टीमों पर हमला हुआ था, उन पर जब पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद जब पुलिस की टीमों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, इन्हीं गलियों से पत्थरबाजी हुई थी। साजिश हवाला वाली। मार्च के महीने में इनके सालाना जलसे से ठीक पहले मोहम्मद साद के अकाउंट में काफी ज्यादा पैसा आया था। साजिश संक्रमण के नोट वाली। और इन सारी साजिशों की डोर कोरोना संक्रमण की साजिश से बंधी हुई है।
जी हाँ, साजिश साजिश और साजिश। देश हित में हम आपके लिए हर बड़ी खबर लेकर आए हैं। वो साजिश भी लेकर आए हैं जो देश के अंदर रची जा रही है और साथ ही उस साजिश के डिटेल्स भी जो देश के बाहर से, यानी कुल मिलाकर साजिश का मौलाना मॉडल भी, महामारी का मौलाना मॉडल भी और महामारी का वीआईपी मॉडल भी। सबसे पहले बात महामारी के वीवीआईपी मॉडल की करते हैं। तस्वीरें देखिए आपको नजर आ रहा है कहीं से भी लॉकडाउन का पालन हो रहा है, मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। कहीं से आपको लग रहा है तस्वीरें ये कर्नाटक के बेंगलोर के पास, बेंगलोर से 30 किलोमीटर दूर की है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कुमारस्वामी साहब, उनके बेटे की शादी थी। तो कैमरामैन देखिए, नहीं आदित्य कितने कैमरामैन है? देखिए 1 2 3 4 5, अभी देखिए एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। 10 के करीब 10 कैमरामैन इस शादी में आते हैं। सोच लीजिए 10 कैमरामैन सिर्फ शादी कवर करने के लिए आते हैं और साथ ही 42 से ज्यादा गाड़ियां इस शादी में जाती हैं। लॉकडाउन के तमाम नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई गई है, बैंड बजा दिया ना, इन तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही अमन ये भी कहा जाता है कि शादियां वैसे तो मेड इन हेवन कहा जाता है, आसमान में बनती हैं, लेकिन वो शादी कैसे होगी हिंदुस्तान में वो ये डिसाइड करता है कि आप मध्यम वर्ग से आते हैं, आप लोअर वर्ग से आते हैं या फिर आप वीआईपी हैं। क्योंकि अगर आप वीवीआईपी हैं तो आप नियमों की बैंड बजा देंगे। नियमों की बैंड बजा दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का सत्यानाश इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। 60 से 70 लोग, अब दावा है लेकिन है तो 200-250, 10 के करीब कैमरामैन है। वैसे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की आपने उनके बेटे की शादी की तस्वीर देखी, ये दूसरी शादी देखिए। मास्क लगाया हुआ दूल्हा दुल्हन ने, मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करा रहा है। जो पुरोहित जी है, पंडित जी हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं। और देखिए पहली शादी में आपको जहां पर दिख रहे थे भारी संख्या में लोग, इस शादी में लोगों की संख्या कम है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने इसी बात को हाईलाइट किया था आपके लिए कि देखिए एक तरफ किस तरह से कार्रवाई की गई है। आम लोगों के लिए शादी के नियम अलग हैं, लॉकडाउन के नियम अलग हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपका स्टेटस देखकर शादी होगी। अगर आप वीवीआईपी है तो आप नियमों की बैंड बजा सकते हैं, अगर आप आम आदमी हैं तो आपकी शादी की कोई बैंड बजा सकता है। आदित्य, जहन में सवाल आता है ना कि ये नियम कायदे कानून क्या सिर्फ गरीबों के लिए हैं? वीवीआईपीज़ के लिए नियम कायदे कानून उन पर लागू नहीं होते क्या? ये हम सब के लिए, गरीबों के लिए है। एक सादगी आम आदमी वाली शादी देखिए आप, मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। वीवीआईपी शादी आपने देखी, 50 से 60 लोगों का दावा, लेकिन कैमरामैन 10। दूल्हे के पास 40 से 50 लोगों का जमावड़ा और 10-10 कैमरामैन एक साथ। ये तस्वीर बताती है कि शादी की रस्म निभाने के चक्कर में कैसे लॉकडाउन में सामाजिक दूरी की रस्मों की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। ये तस्वीर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी की है। बेंगलुरु से करीब 30 किलोमीटर दूर रामनगर में एक फार्म हाउस में यह शादी समारोह आयोजित हुआ। यहां मेहमानों ने ना तो मास्क पहना, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को माना। लॉकडाउन में शादी करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं करना अपराध है। और यह अपराध एक आम आदमी के लिए भी है और एचडी कुमारस्वामी जैसे वीवीआईपी के लिए भी। लेकिन लगता है कुमारस्वामी साहब ये बात भूल गए। प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांगी जाए। प्रधानमंत्री एक बार नहीं बार बार कहते रहे कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन एचडी कुमारस्वामी को लगा होगा कि शायद ये लॉकडाउन उन जैसे वीवीआईपीज़ के लिए नहीं है। जबकि सच तो यह कि लॉकडाउन को तोड़ने वाली ये शादी एक तरह से महामारी का वीवीआईपी मॉडल है। और कानून को ताक पर रखने वाले और खुद को वीआईपी समझने वाले लोग अगर प्रधानमंत्री की बात भूल गए हो तो कृपया एक बार फिर सुन लें। एक बात, वीआईपी कल्चर, देखिए देश को बहुत नफरत है। मैं चाहता हूं दोस्तों, युग बदल चुका है, जनता जनार्दन बहुत सतर्क है, सचेत है। हमें उसको ध्यान में रख करके अपने आप को बदलना है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को बदल देना चाहिए। लाल लाइट हटाना, कोई इसमें इकोनॉमी, पैसे, कोई बजट कुछ नहीं था, लेकिन देश में एक मैसेज गया कि हाँ ये लाल लाइट का जो नशा है ना, ये मोदी जी ने अच्छा क्या उतार दिया। कोरोना काल में वीआईपी कल्चर को मानने वाले ऐसे लोग अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो फिर आम लोगों से हम किस मुंह से कहेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जनता तो जिम्मेदारी निभा रही है। अब सरकार से अनुरोध है कि वीआईपी होने के गुमान में लॉकडाउन को तोड़ने वाले राजनीतिक परिवार पर कड़े एक्शन लिए जाएं।
तो प्रधानमंत्री कितना ही बोले, कितना ही वो लाल बत्ती कल्चर को खत्म करने की बात करें, या फिर लाल बत्ती हटवा भी दी गई, लेकिन ऐसे लोगों के दिमाग पर जो लाल बत्ती है उसका क्या करेंगे आप? या फिर ये कहिए कि इनके दिमाग की बत्ती कब चलेगी? आपको बता दें, जी मीडिया संवाददाता जयपाल उस जगह पर गए जहां पर यह शादी समारोह हुआ। कुछ लोग वहां पर जो मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनसे बात की है जयपाल ने। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से उम्मीद तो ये थी कि वह राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस शादी को टाल देते, पर उन्होंने सिर्फ शादी की जगह में तब्दीली करना मुनासिब समझा। इससे पहले यह शादी बेंगलुरु में आयोजित थी, पर उन्होंने शादी की जगह को बदला और अपने रामनगर के इस निजी फार्म में इस शादी को आयोजित किया। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से यह दलील दी गई कि रामनगर जो है वो कोरोना के ग्रीन जोन में है, ऐसे में यहाँ पर कोरोना का खतरा ज्यादा नहीं है। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी इस बात की अपील की कि वो इस शादी के समारोह में शामिल न हों। मीडिया को शादी से दूर रखा गया, पर शादी के बाद जब हम यहाँ पहुंचे और यहाँ पर जो लोग शादी की इंतजाम में शामिल हुए थे उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर मेहमानों की संख्या कम से कम 250 से 300 रही होगी। कैमरा पर्सन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, रामनगर। लोग रहा होगा अंदर में, कोई आइडिया? ज्यादा नहीं सर, 50-100 आदमी रहेंगे। 50-100 ही थे, तो आप तो अंदर थे ही नहीं। नहीं, चेयर जो सेटिंग किया था ना, हाँ, उसके हिसाब कितने चेयर लगाए? क्या है, ज्यादा से ज्यादा 50। बताइए ना अंदर में कैसा था, थोड़ा बता दीजिए हमको कि किस तरह से था। हम लोग तो नहीं, आप जो तैयारी वहाँ पर सेटिंग किया, तो कैसा तैयारी, क्या क्या सेटिंग किया उस टाइम में, क्या पूरा मंडप का काम लगा था, सब कुछ लगा था, लेकिन बस सोशल डिस्टेंस को रख के सब कुछ काम करके दिया था। कितने लोग रहे होंगे? 200-250। सब कितने लोग, सब कैसे कैसे, मतलब उसमें गेस्ट कितने थे, आप लोग कितने थे? हम सब कुछ 15 आदमी थे। अच्छा, बाकी के सब गेस्ट थे। अच्छा, एक चीज आपने नोट करी जो जयपाल ने बताई कि मीडिया को बैन कर दिया, मीडिया को अलाउ नहीं था। मीडिया वहां पहुंच जाती तो पोल खुल जाती कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाई गई। मीडिया अलाउ नहीं था आदित्य, लेकिन 42 गाड़ियों को परमिशन दी गई थी वहां जाने के लिए। और पोल तो अब भी खुल गई, क्योंकि मीडिया से कोई बात छिपती नहीं है। कुल मिलाकर सवाल वही हो जाता है कि वीवीआईपीज के लिए अलग रूल्स और लॉकडाउन में आम आदमी के लिए अलग रूल क्यों कह रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, सूरत से आई जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। मास्क लगाकर आप दुल्हा दुल्हन को देख रहे हैं, मास्क लगाकर ही वो फेरे लेते हैं, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। पूरे विधि विधान के साथ शादी हुई है, लेकिन गिनकर आप देखिए 5 से 6 लोग नजर आएंगे आपको। ये एक आम आदमी की शादी है, लॉकडाउन के दौरान की गई शादी, एक आम आदमी की शादी। वहीं हम एक तस्वीर आपको दिखाई कि किस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, बैंड बजा दिया गया। बैंड यहाँ पर भी बजा, लेकिन नियम कायदे कानून के हिसाब से सिर्फ 5 से 6 लोग, ज्यादा 5 ही यहाँ दी थी मेरे ख्याल से। मास्क लगाकर फेरे अनोखे तरीके से, ये भी शादी यादगार हुई है। बिल्कुल, और इस दुल्हन के भी ख्वाब होंगे अमन, इस दुल्हन को भी होगा इसकी शादी भी धूमधाम से हो, लेकिन सादगी से ये शादी हुई है। मतलब देखिए, ये दरअसल 7 फेरों की 2 अलग अलग कहानियां, 7 फेरों की 2 अलग अलग कहानियां। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे किन 7 वचनों का साथ मांगा था, वो भी आपको जानना जरूरी है। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। पांचवी बात,
जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। तो 7 फेरे, प्रधानमंत्री के 7 वचन, और इन 7 वचनों को आप जरूर याद रखें। चलिए, ये तो रही महामारी के वीवीआईपी मॉडल की बात। अब बात कर लेते हैं महामारी के मौलाना मॉडल की बात। तो महामारी के मौलाना पर अब शिकंजा कस रहा है, और अब मौलाना मोहम्मद साद ज्यादा दिन आजाद नहीं रहेगा, लगता है ऐसा है, क्योंकि अब ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर की जांच भी मोहम्मद साद के खिलाफ शुरू हो चुकी है। मरकज और साद को होने वाली विदेशी फंडिंग और साथ ही हवाला कनेक्शन के तार भी अब खुलते जा रहे हैं। सबसे पहले आप हिंदुस्तान का ये नक्शा देखिए और समझिए कि कैसे जमात की वजह से तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक और तेलंगाना से लेकर यूपी तक हर जगह कोरोना के मामले बड़ी संख्या में और तेजी से फैल गए हैं। जमात के पॉजिटिव केस का प्रतिशत ये बता रहा है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। महामारी के मौलाना पर ईडी का चक्रव्यूह। विदेशी फंडिंग और हवाला का राज खुलेगा। बहुत जल्द गिरफ्तार होगा मोहम्मद साद। तमाम जांच एजेंसियां मौलाना साद की गिरफ्तारी के लिए लगातार जुटी हुई हैं। कोरोना की वजह से जमातियों की मौत के बाद गैर इरादतन हत्या की धारा एफआईआर में जोड़ी जा चुकी है। क्राइम ब्रांच ने विदेश से आए 1890 जमातियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। दिल्ली के निजामुद्दीन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और वो एक जगह से दूसरी जगह गए, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जो लोग भी इन कार्यक्रमों में शामिल हुए थे उनकी पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच को शक है कि मार्च के महीने में जमात के आयोजन से पहले मौलाना मोहम्मद साद के खाते में विदेश से बड़ी रकम आई थी। मार्च के महीने में इनके सालाना जलसे से ठीक पहले मोहम्मद साद के अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा आया था, जो कि थोड़े ही दिन बाद अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया था, छोटी छोटी रकम के तौर पर। यूपी में कोरोना संक्रमण के 60% केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। यूपी पुलिस अब 2 दिन अभियान चलाकर ऐसे जमातियों को पकड़ेगी। तो उनको हमने स्वयं ये मीडिया चैनल्स के माध्यम से, जिलों के अधिकारियों के माध्यम से बता दिया है कि वो सूचित किया जाए कि जो भी लोग हैं वो अपने आप आ जाएं सामने और आकर के वो मेडिकल टेस्ट के लिए अपीयर हो जाएं। तबलीगी जमात की करतूतों पर जी न्यूज़ लगातार आपको सावधान करने वाले खुलासे कर रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मरकज कार्यक्रम से पहले मौलाना साद के एनकाउंटर में बड़ी रकम आई। 2005 के बाद सूत्रों का कहना है कि मौलाना साद के चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक बैंक ने पूछताछ की थी। 2005 के बाद हवाला के जरिए मरकज के खाते में बड़ी रकम आई। सऊदी अरब और बाकी देशों से खाने पीने के नाम पर कैश आना शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मरकज को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी। निजामुद्दीन मरकज में ज्यादातर फंडिंग हवाला के जरिए हो रही थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि निजामुद्दीन मरकज में ज्यादातर फंडिंग हवाला के जरिए हो रही थी। तबलीगी जमात का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है और अब देश के खिलाफ साजिश करने वाली जमात के हर गुनाह से बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने महामारी का मौलाना मॉडल देख लिया, वीवीआईपी मॉडल देख लिया, और हमने कल आपको दिखाया था, याद होगा आपको, पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल। मुरादाबाद में जिस तरह से मेडिकल टीम पर पत्थरबाजी हुई थी, अब यह तय दिख रहा है कि वो हिंसा प्लान्ड थी, सुनियोजित थी। जी हाँ, एक साजिश के तहत ये हमला हुआ था। जी न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर पहुंची और
बाकायदा हमने उन्हीं इलाकों से रिपोर्टिंग की है जहां पर यह पत्थरबाजी मॉडल देखने को मिला था और इसीलिए हम आपको पत्थरबाजी के इस कश्मीर मॉडल की ये ग्राउंड रिपोर्ट अब दिखाने जा रहे हैं। पत्थरबाजी के कश्मीर मॉडल पर बड़ा खुलासा। मुरादाबाद से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। मुरादाबाद के जिन तंग गलियों और मकानों की छतों से आपको एक साजिश के तहत पत्थरबाजी की तस्वीरें दिखाई दी थीं, आज वहां सन्नाटा है। इन गलियों में जाने के दौरान पुलिस पर लगातार ऊपर से छतों से पत्थर बरसने शुरू हुए। छतों से पत्थर लोगों ने फेंकने शुरू किए और उसके बाद वैसी स्थिति में पुलिस के लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि छोटी इस सड़क के आगे अगर आप जाएं तो संकरी गलियां हैं। इस सड़क के आगे इन्हीं में से कुछ घरों की छतों से और घरों से निकलकर जानलेवा पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन अब कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दिन थे आप आसपास में? मैं यहाँ रहता हूँ ना, वो झगड़ा वहाँ चौराहे पे था। हम तो इतनी देर में पहुँच ही नहीं पाए वहाँ से। जी न्यूज ने पत्थरबाजी के चश्मदीद से भी बात की। ये वहाँ से जो वो छत दिख रही है नीली वाली, हाँ। वहाँ 4-5 औरतें खड़ी थी, हाँ। और वो ईंटें उठा कर पब्लिक को, पुलिस को पर मार रही थी। वो प्रेस रिपोर्टर थे, उन पर मार रही थी बहुत। एक औरत जो है फायर भी कर रही थी और जो है देखा ये करते हुए। हाँ जी। जिन छतों से पत्थरबाजी हुई थी उन पर पहले से ही पत्थर इकट्ठे करके रखे गए थे। पुलिस ने आज ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे इलाके को खंगाला। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर पथराव करने वाले 17 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। कुल 17 लोगों की अरेस्टिंग की जा चुकी है, जिसमें 7 महिलाएं हैं। कई उस मौके से जो सीसीटीवी फुटेजेस थे, ड्रोन की जो फुटेजेस थी, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में पत्थरबाजी का ये मॉडल एक बड़ी साजिश की कहानी की गवाही दे रहा है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, मुरादाबाद। तो ये तो है पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल। ऐसे ही पत्थरबाजी आती बिल्कुल थी दिल्ली में हुई थी, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई थी। ऐसी ही तस्वीरें आई थी और तब भी ऐसे ही पत्थर इकट्ठा करके रख लिए गए थे। तो जी न्यूज ने कल जमातियों के मरकज से बाहर निकाले जाने पर एक बड़ा खुलासा किया था। गुलाम सरवर नाम के एक मौलाना ने जी न्यूज पर यह कबूला था कि उसने लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन के आसपास से 15 जमातियों को बाहर निकाला। ये वो जमाती थे जिन पर कोरोना संक्रमण होने का शक है। अब जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। अपनी करतूतों को खुद अपने मुंह से कैमरे पर बताने वाला गुलाम सरवर अब दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा। खुलासे के बाद मौलाना सरवर को ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से बर्खास्त कर दिया गया है। अब आप सुनिए कि ये मौलाना कैसे कैमरे पर कह रहा है कि कोरोना भारत में पीएम मोदी की वजह से आया। कुछ लोग बोल रहे कुरान से भी कुछ ताल्लुक है कि वो तो जब ये सब चीज होता है ना, तो कोई रामायण से निकालेगा, कोई कुरान से निकालेगा। कुरान में तो क़यामत तक की तमाम निशानियों को बता ही दिया गया, लेकिन क़यामत में अभी नहीं आ रही है। कोई अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है। अभी तो उन जालिमों को सिर्फ एक चाबुक लगाया जा रहा है, सावधान हो जाओ। वो परमाणु संपन्न देश, बांग्लादेश का कोई न्यूज दिखा रहा आपको? बर्मा का दिखा रहा, जरा मोबाइल पे बर्मा निकालिए। नेपाल का दिखा रहा, जिसकी कोई हैसियत नहीं। 4 जूता मारे तो खत्म हो जाए। बात तो समझिए, जो हैसियत ज्यादा दिखाना चाह रहा था दिखा रहा था, तो इसको भी अल्लाह में बोले तू भी बहुत ज्यादा उछल रहा है। अगर प्रधानमंत्री कोई और दूसरा होता तो कोरोना यहाँ नहीं आता। इसकी वजह से आ गया जबरदस्ती। अब इस बात को बोलिएगा बाहर दंगा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। अमेरिका जो एक कहता तो मिनट में पूरी दुनिया को हम तबाह कर देंगे, आज उसको खुद होश नहीं है। कहाँ हाथ खड़ा कर दिया और कोई बात न वैक्सीन निकाल सकता। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था वैक्सीन से इलाज होगा ही नहीं। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक नियमों के पालन के बाद ही इससे आप मुक्ति पाएंगे। और नियम में हजारों नियम है, एक नियम इसके विपरीत है कि आप मानव से प्रेम करना सीखें। ये परीक्षा है, आप इम्तिहान की घड़ी साहब।
तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है अमन? कहाँ पर ऐसी साइंस पढ़ाई जाती है? कहाँ पर ये समझाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रोन है तो महामारी वहाँ इन्हें जाहिल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। आगे बढ़ता लगातार दूसरे दिन कोरोना पर भारत के लिए शुभ समाचार आया। ध्यान से सुनिए, लॉकडाउन से पहले देश का कोरोना संक्रमण के मामले हर तीसरे दिन में दोगुने हो रहे थे, अब दोगुने हो रहे हैं 6.2 डेज में, यानी करीब 6 दिन में अब ये मामले दोगुने हो रहे हैं, जो कि पहले इससे कम समय में हो रहे थे। बढ़ोतरी दर में 40% की गिरावट, ये एक अच्छी खबर। संक्रमण से ठीक होने और रिकवरी का औसत आपको बता दें 80%। वहीं संक्रमण से मौत का औसत 20% है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1076 नए मामले सामने आए और इस दौरान 32 की मौत हुई है। और कोरोना काल में जी न्यूज की कोशिश लगातार ये कि आपको पूरे देश की तस्वीर हम दिखाएं, इसीलिए हमने कोरोना पर इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट नाम से हमारी नई सीरीज शुरू की है। आज हमारी ग्राउंड रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के उन जवानों को समर्पित है जो शिद्दत से मुश्किल जगह पर लगातार डटे हुए हैं। और मुश्किल इसलिए क्योंकि उन जगह पर कोरोना का खतरा है, कोरोना हो सकता है, लेकिन वो डटे हुए हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। और जी न्यूज इन जवानों को, इन पुलिसकर्मियों को सलाम करता है जो लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। कोरोना पर इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के कोरोना फाइटर्स। ये दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को यहाँ भर्ती कराया जा रहा है और इसीलिए यहाँ मौजूद दिल्ली पुलिस के जवान आपको इस पीपीई सूट में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात हैं उनकी चुनौती दोहरी है। उनकी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के साथ साथ अस्पताल में उन मरीजों से और संक्रमण से बचने की भी है। तो उसके लिए आप ये देख रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो कोविड ड्यूटी में लगे हुए पुलिस वाले हैं, खासतौर पर उनको इस तरह के पीपीई प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि ये अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रख सकें। ये वो पुलिस वाले हैं जो हफ्तों से घर नहीं गए। कोरोना काल में ये वो फाइटर्स हैं जो इस महामारी के खिलाफ बड़े योद्धा के तौर पर लड़ रहे हैं। काम क्या रहता है यहाँ पर आपका? मरीजों की देखभाल करना होता है और उनके कुछ मिसबिहेव ना हो। ज्यादातर जवानों ने अपने घर में भी ये नहीं बताया है कि उनकी ड्यूटी इस नोडल सेंटर पर लगी है। कोरोना मरीजों को सही जगह भेजना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और अस्पताल में झगड़े के हालात को संभालना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। दिल्ली से पूजा मक्कड़, जी मीडिया। और देश हित में अब हम पाकिस्तान के खिलाफ सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के उस खुलासे की बात करेंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कोरोना काल में भी पाकिस्तान कैसे आतंकी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर सुनिए। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का पाकिस्तान पर बड़ा बयान। भारत महामारी से लड़ रहा है, पड़ोसी हमारे यहाँ आतंकी भेज रहा है। जी हाँ, भारत दुनिया की मदद कर रहा है, दवाई दे रहा है, और वहीं पाकिस्तान क्या कर रहा है? परेशानी पैदा कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों की घुसपैठ करा रही है और कोरोना काल में पाकिस्तान की हरकतें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। हाल ही में घुसपैठ की साजिशों पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। और पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन लगातार उनमें इजाफा होता हुआ, लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिशें जारी है। और साथ ही ये साजिश भी सामने आई बीते दिनों में कि किस तरह कोरोना संक्रमित आतंकियों की ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराना चाहता है। It's very unfortunate that at a time when the whole world and India is fighting this menace of this pandemic, that our neighbor continues to try to foment trouble. While we are busy not only helping our own citizens, but the rest of the world by sending out medical teams and even exporting medicines. On the other hand, Pakistan is only exporting terror. जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान पर यह बड़ा बयान जम्मू कश्मीर दौरे के वक्त दिया। यहाँ उन्होंने अफसरों के साथ एलओसी के हालात का जायजा लिया। इसी के बाद उन्होंने पाकिस्तान सेना को हाल ही में आतंकी साजिशों पर आईना दिखाया। This attempt was being made under very difficult conditions with snowfall, and the area from which they came, it could not have been possible without the active support and collusion of the Pakistani army, and they continue with these designs to foment trouble in our country. जनरल नरवणे का ये बड़ा खुलासा आपको विस्तार से समझना चाहिए। पहली बड़ी बात, भारत कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त भी आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। दूसरी बड़ी बात,
भारत दुनिया को मदद के लिए दवा की सप्लाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसे वक्त में भी भारत में आतंकियों का एक्सपोर्ट कर रहा है। तीसरी बड़ी बात, पाकिस्तान को कोरोना महामारी की नहीं, सिर्फ आतंकी साजिशों की फिक्र है। चौथी बड़ी बात, पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे भी वो कश्मीर में माहौल बिगाड़े। और पांचवी बड़ी बात, आतंकी घुसपैठ की साजिशों में खुद पाकिस्तान की सेना भी शामिल है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले भारतीय सेना ने पीओके के दुंधियाल इलाके में आतंकियों के लॉन्च पैड्स तबाह किए थे। 1 अप्रैल को केरन सेक्टर में कुछ आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने इस साजिश को नाकाम करते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया था। बाकी के आतंकी पाकिस्तान की सीमा में वापस भाग गए थे। बॉर्डर पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश पाकिस्तान कोरोना काल में भी कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे कश्मीर में टेरर का एक्सपोर्टर बन चुका है। लेकिन इमरान और बाजवा शायद ये बात भूल गए कि उनकी हर साजिश पर हिंदुस्तान की कड़ी नजर है और दुनिया को कोरोना से मदद के साथ साथ भारत आतंकी चाल पर पाकिस्तान को बोफोर्स का इंजेक्शन लगाना भी ठीक से जानता है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सेना को कश्मीर में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, 24 घंटे में सेना ने 4 आतंकवादी मार गिराए हैं। शोपियान और किश्तवाड़ में आतंकवादियों से मुठभेड़, शोपियान में 2, किश्तवाड़ में भी 2 आतंकवादी साफ। आपको ये भी बता देते हैं कि शोपियान में जो एनकाउंटर चल रहा था वो सुबह खत्म हो गया और किश्तवाड़ में आज शाम जो ऑपरेशन चल रहा था वो भी फिलहाल खत्म हो चुका है। जैसे कि आपको बताया, पहली मुठभेड़ शोपियान में दायरू में, जहां पर 2 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी, इनपुट था कि इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे ही जवान आतंकवादियों के ठिकाने के पास पहुंचे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद जवानों ने इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं दूसरी मुठभेड़ की बात करें किश्तवाड़ में, जैसे कि आपको बार बार बता रहे हैं, 2 आतंकियों का यहां पर भी सेना ने सफाया कर दिया और दोनों ही आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। दोनों आतंकवादी हिजबुल के, इस तरह से 4 आतंकवादी साफ ढेर। वैसे पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए लगातार, आपको बता दें, बॉर्डर पर सीज फायर का वायलेशन कर रही है। सेना संघर्ष विराम तोड़ने पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। मार्च से लेकर अभी तक की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत एक बार नहीं बार-बार की गई है। 17 अप्रैल 2020 की बात करें तो पुंछ के कस्बा और किन्नी सेक्टर में फायरिंग की गई। 16 अप्रैल 2020 पुंछ और राजौरी में गांव और फॉरवर्ड पोस्ट को निशाना बनाया गया। 15 अप्रैल 2020 की बात करें तो राजौरी में पाकिस्तान की गोलीबारी में 2 नागरिक घायल हुए। 11 अप्रैल 2020 पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग। 3 अप्रैल 2020 राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में 5 जवान जख्मी हुए। और 30 मार्च 2020 की बात करें तो पुंछ में पाकिस्तान ने फायरिंग की, मोर्टार दागे। उससे पहले 22 मार्च 2020 पाकिस्तान की फायरिंग में आर्मी का एक पोर्टर घायल हो गया। पाकिस्तान के आतंकवाद पर जी न्यूज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से आई है। पाकिस्तान ने कश्मीर में अटैक के लिए तालिबानी कैंप को रीएक्टिवेट कर दिया। जी हाँ, आप अपने टीवी स्क्रीन पर अफगानिस्तान में पकड़े गए एक आतंकी को देख रहे हैं। इसे अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा। यह आतंकी जैश ए मोहम्मद का बताया जा रहा है। इसे पाकिस्तान में 4 महीने की ट्रेनिंग दी गई। इस आतंकी ने खुलासा किया कि उसे भारत में कश्मीर के साथ साथ अफगानिस्तान में इंडियन एसेट्स पर अटैक के लिए भेजा गया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि पाकिस्तान ने अपने तालिबानी टेरर कैंप को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। जी हाँ, फिर से रिएक्टिवेट किया गया है। अब आतंकी अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस से बातचीत सुनिए आप। आपकी गन वगैरह कहाँ है? अच्छा, तुम्हारे साथियों ने उसे ले लिया? मुझे होश नहीं था, पता नहीं था। कौन से रास्ते से आए आप? बाढ़ वाले से। कौन सी जोर से बोलो? बाढ़ के रास्ते से। अच्छा, इधर तो शिमिखारदार है ना, तो इधर कहाँ पे रास्ता है? क्या आप पाकिस्तान से इधर आए थे? वैसे हम रात को आए थे, रात को आए थे। आपको पता है कि कौन से रास्ते से आए थे? पहली दफा है। यहाँ पर आपको समझना है सीज फायर वायलेशन में इजाफा क्यों है, घुसपैठ में इजाफा क्यों है। 2 इसकी वजह है। एक तो आतंकी कश्मीर में हमले कर सके, कश्मीर की शांति भंग कर सके। दूसरा, इनमें से कई आतंकवादी ऐसे भी हैं जो इन दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उन्हें यह संक्रमण पाकिस्तान की सेना से मिला है। आतंकियों के कोरोना संक्रमित होने का खुलासा खुद एक आतंकी द्वारा किया गया है। देश हित में इसी से जुड़ा एक खुलासा हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो ये बड़ा खुलासा एक आतंकी की अपने पिता से बातचीत एक्सक्लूसिव। अपने पिता को आतंकी शाहिद ने फोन पर बताया कि आतंकी कैंप्स में मौजूद, ध्यान से सुनिए, कि कई आतंकवादी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान इनका इलाज नहीं करा रहा है और सब कुछ अल्लाह के भरोसे है। मतलब आतंकी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वैसे कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के आतंकवादी संगठन, आप जानते हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कोरोना से। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने ठिकानों पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भेजी है। जी हाँ, और सोमालिया में अलकायदा से जुड़े अल-शबाब ये कह रहा है कि ये महामारी देश पर हमला करने वालों ने ही फैलाई है। आपको बता दें, यमन में ह्यूदी रेबल्स ने, बागियों ने सऊदी अरब पर कोरोना वायरस से संक्रमित मास्क विमान से भेजने का आरोप लगाया है। और इस सब के बीच आईसिस जो लगातार ग्राउंड खो रहा है, वो ये कह रहा है कि अपने आतंकियों से, वो ये कह रहा है, दुश्मनों पर हमले के लिए वो तैयार रहे। वहीं मैक्सिको में ड्रग माफिया गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पैकेज दे रहा है। इसके अलावा ब्राजील और अल सल्वाडोर में संक्रमण रोकने के लिए अंडरवर्ल्ड ने कर्फ्यू को सख्ती से लगाया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कुछ आतंकी संगठन ऐसे जो जनता की मदद के बहाने सरकार की विफलता को भुनाने की कोशिश में लगे हैं, तो कुछ आतंकी संगठनों ने वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये दिखावे का राहत कार्य शुरू किया है। यानी कि एक तरफ कोरोना से आतंकवादी संगठनों में डर भी है, तो दूसरी तरफ लोगों की मदद करके वो अपने पक्ष में सहानुभूति और माहौल बनाने की भी लगातार कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। देशहित में आगे बढ़ते हैं, आपको कोरोना योद्धाओं की भावुक करने वाली दो बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और देशहित में इस वक्त कोरोना वायरस से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को फिर से आड़े हाथों लिया है जबरदस्त हमला। फिर से नाराज हुए डोनाल्ड ट्रंप WHO से। ट्रंप ने ट्वीट कर WHO पर सवाल उठाए कि WHO पर ताइवान के अधिकारियों के ईमेल की अनदेखी का आरोप लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ये कह रहे हैं कि दिसंबर के एंड में, यानी दिसंबर के अंत में, ताइवान ने WHO को आगाह कर दिया था। WHO ने इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने की चेतावनी की अनदेखी की। ये पूरी डिटेल्स जो है उनके ट्वीट में है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ही ट्वीट किया गया है। WHO ने दिसंबर के अंत में ताइवान के स्वास्थ्य अधिकारियों के एक ईमेल को अनदेखा क्यों किया, ये पूछ रहे डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें ताइवान के अधिकारियों ने इस संभावना के प्रति सचेत किया था कि कोरोना वायरस मानवों के बीच संक्रमित हो सकता है, तो वार्निंग को क्यों अवॉइड किया क्या? WHO ने कोरोना वायरस पर जनवरी-फरवरी में संक्रमण फैलने को लेकर ऐसे कई गलत और भ्रामक दावे क्यों किए, जबकि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था। WHO ने निर्णय लेने में इतना वक्त क्यों लगा दिया, ये सवाल पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल आपको यहाँ पर याद दिला दे, ताइवान ने ही सबसे पहले WHO को ये चेताया था कि कोरोना वायरस मैन टू मैन, यानी इंसान से इंसान में फैल सकता है। इसके लिए फौरन कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन WHO ने कदम क्यों नहीं उठाए, इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं और WHO को आड़े हाथों ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले वो फंड रोकने की भी धमकी वैसे डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है। पुलवामा में CRPF और पुलिस का जॉइंट कैंप पर ये हमला, आतंकी हमला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस आतंकी हमले में CRPF का एक जवान जख्मी हुआ है। CRPF और पुलिस के जॉइंट कैंप पर आतंकी हमला हुआ है पुलवामा में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी, लेकिन एक जवान के जख्मी होने की खबर है। CRPF का एक जवान जख्मी हुआ है। खालिद हुसैन, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, क्या जानकारी? देखिए, न्यूआ पुलवामा का जॉइंट नाका है पुलिस और CRPF का, जहां अज्ञात मिलिटेंटों ने कुछ देर समय जो है
फायरिंग की उस कैंप पर, तुरंत उसको रिटेलिएट भी किया गया। लेकिन इस इनिशियल फायरिंग में एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो माइनर इंजरीज उसको हुई, हालांकि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे एरिया को कॉर्डन में ले लिया गया है, सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। वो इर्द गिर्द का सारा इलाका जो है रिइंफोर्समेंट बुलाकर वहाँ कॉर्डन कर दिया गया है। और कितने आतंकी के उसे लेकर डिटेल्स आ रहे हैं सामने? देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कितने मिलिटेंट्स है, क्योंकि अंधेरे का फायदा लेकर उन्होंने हमला किया है। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ उससे लगता है कि किसी मोटरसाइकिल पे सवार ये मिलिटेंट्स थे, जिनकी संख्या निसंदेही 2 तक हो सकती है, जिन्होंने हमला किया था। और जवाबी कार्रवाई तुरंत हुई, पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। फिलहाल तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि घेरे से बाहर ये मिलिटेंट्स ना निकल पाए, उन्हें वहीं पे न्यूट्रलाइज किया जाए या फिर अरेस्ट किया जाए। जी। और सीआरपीएफ और पुलिस का जॉइंट कैंप, इसको लेकर क्या डिटेल्स है आपके पास? सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट नाका है वहां पर पुलवामा न्यूवा रोड पर, जो पुलवामा से जोड़ता है श्रीनगर को। वहां पर अक्सर इस नाके पर चेकिंग रहती है शाम ढलते, और इसी नाके पर जो है ये मिलिटेंट्स ने हमला किया और जिसकी जवाबी कार्रवाई भी हुई। फायरिंग करीबन 5 मिनट तक चली इसके, और उसमें एक सीआरपीएफ का जवान माइनर इंजरी है, बिल्कुल स्टेबल है वो, उसके इंजरी की खबर है। और फिलहाल तलाशी अभियान जो है इलाके में जारी है। ठीक है, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। खालिद, फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलवामा में सीआरपीएफ और पुलिस का जॉइंट नाका है ये। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन से साफ करते हुए एक सीआरपीएफ का जवान जख्मी। देशहित में वक्त एक और बड़ी खबर का हो गया। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और तबलीगी और रोहिंग्या मुस्लिम्स के संबंधों की जांच के लिए कहा है। सभी राज्यों को चिट्ठी जो लिखी है उसमें तबलीगी जमात में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने के आरोप हैं कि ये कहा गया है कि वो तबलीगी जमात के कार्यक्रमों में शामिल हुए होंगे, इस वजह से रोहिंग्याओं के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी लिखी गई तमाम राज्यों को, एमएचए द्वारा चिट्ठी लिखी गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, हैदराबाद, तेलंगाना और मेवात के लोगों ने निजामुद्दीन मरकज में हिस्सा लिया था, उससे आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, वो कैंप्स में नहीं लौटे। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला का। मनीष, क्या बड़ी पॉइंट्स, बड़ी बातें इस चिट्ठी की? देखिए अदिति, गृह मंत्रालय ने सारे स्टेट को चिट्ठी लिखी है। कंसर्न ने जताया है कि जो तबलीगी जमात के पूरे देश में कार्यक्रम हुए थे उसमें रोहिंग्या भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे, और ये रोहिंग्या अलग अलग जगहों पर जाकर के छुप गए हैं। अपने कई रोहिंग्या अपने कैंप में वापस नहीं लौटे हैं, और गृह मंत्रालय को लग रहा है कि इनके जरिए भी देश में कोरोना वायरस का खतरा बड़े पैमाने पर फैल सकता है। और इसीलिए सारे स्टेट्स को कहा गया है कि अपने स्टेट पुलिस और एजेंसीज की मदद लें, ये पता करें कि कहां कहां के जो रोहिंग्या हैं किन किन कैंप में, क्योंकि जैसा कि हम हैदराबाद और तेलंगाना की बात कर रहे हैं, वहां पर बाकायदा रोहिंग्या के कैंप हैं। मेवात जो हरियाणा का एरिया है वहां पर भी रोहिंग्या के कैंप हैं, और इनमें से कई जो रोहिंग्या है ये तबलीगी जमात के मेंबर हैं, ये इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने कैंप में वापस नहीं आए हैं। और इस वजह से गृह मंत्रालय की चिंता हो रही है कि ये कहां पर है, सुरक्षा को भी खतरा है, और इसके साथ ही साथ इनके जरिए कोरोना वायरस का भी जो संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। तो जिस तरह से मनीष बता रहे हैं कि चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र है कि दिल्ली के संगम विहार और शाहीन बाग में भी कुछ रोहिंग्याज हैं जो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लेकिन वापस नहीं आए हैं अपने कैंप्स में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, कोरोना काल के इस दौर में खाकी का मानवीय चेहरा तो हम आपको रोजाना दिखा ही रहे हैं। रोज इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि कानून का पालन करने वालों यानी खाकी के अंदर भी, यानी पालन करवाने वाली खाकी के लिए एक नरम दिल है, खाकी में भी है और लोगों में भी उसके लिए नरम दिल है। तस्वीर आप देख रहे हैं उड़ीसा के कटक की, जहां महिला थाना की एक सब इंस्पेक्टर वर्षा मोहंती ने एक बुजुर्ग महिला को खाना खिलाया। इन सच्चे कोरोना फाइटर्स को हम सैल्यूट करते हैं। इस वीडियो को आपको बता दें, डीएसपी कटक ने ट्वीट किया है।